नमस्कार साथियों, इस चुनाव से कोई बच नहीं सकता है। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यह एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें सियासी संघर्ष उफान पर होगी। एक लंबी रेखा इस भारत देश में राजनीतिक तौर पर खींची जा चुकी है, जिसका असर केवल चुनाव का समय ही नहीं बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी कहीं ज्यादा तीखा और तेवर दिखेगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी का कहना है अभी तो ट्रेलर है, यानी पूरी फिल्म अभी चुनाव परिणाम आने के बाद इस भारत देश में नजर आएगी। उनका नजरिया जो भी रहा हो, लेकिन दूसरी ओर जो इस ट्रेलर से अगर घबराए हुए हैं, उन्होंने भी एक लंबी रेखा इस भारत देश में यह कहते हुए खींच दिया कि अगर सत्ता में हम आ गए तो फिर नरेंद्र मोदी सत्ता को बख्शेंगे नहीं। जिसने बीते 10 सालों के भीतर जो कुछ भी काम किया है उसको कटघरे में खड़ा करके एक एक की जांच की जाएगी। और इस दायरे में वह लोग यह ना सोचे कि जो देश छोड़ करके भाग गए, इस भारत देश के भीतर का करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपया लूटकर बैंकों से कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थिति के साथ वो भगौरे हो गए। यानी उनके पीछे जो लोग देश में खड़े रहे इस भारत देश के भीतर में, वह कोई भी हो, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कहे कि एक ही झटके में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए इस भारत देश को आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर क्या कुछ मिलेगा, इसका जिक्र तो बारंबार तरीके से होता है और हर वर्ग को लेकर के, हर जाति समुदाय को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल इस मैनिफेस्टो का एक ही होता है कि अगर सत्ता में आ गए तो वर्तमान नरेंद्र मोदी सत्ता के हर नियम कायदे जो इस 10 साल में बने, बदले गए और सत्ता के लिए बनाए गए, उस सब की जांच होगी। और ये जांच का सिलसिला कुछ इस प्रकार से है कि इसके दायरे के भीतर में उस सरकार द्वारा किए गए हर कार्य जो है कहीं ना कहीं समा ही जाते हैं। तो क्या इस भारत देश के चुनाव के बाद की परिस्थितियां इस भारत देश को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर एक नई जमीन पर ला करके खड़ा करेगी? यह सवाल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से पहली बार इस बात का खुले तौर पर जब ऐलान किया गया कि चाहे वह इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वह प्रधानमंत्री जी के नाम पर PM केयर्स फंड हो, दोनों में घोटाला घपला हुआ है और उसकी जांच होगी। इस भारत देश के भीतर में चाहे राफेल को लेकर जो कुछ भी समझौता जिस दौर में की गई फ्रांस के सरकार के साथ, और जितने भी हथियार इस दौर में जिन कंपनियों को दिए गए, जांच सबकी होगी। इतना ही भर नहीं, इसी दौर के भीतर नोटबंदी हो, राफेल हो, पेगासस हो, उसमें जो सॉफ्टवेयर जो चुनावी बॉन्ड था, जो PM केयर्स था, इस भारत देश के जो PSUs है, यानी पब्लिक सेक्टर के से जुड़े हुए जो भी चीज़ें जिनको कौड़ी का मोल बेचा गया कॉरपोरेट के हवाले हाथों, जांच उसकी भी होगी। और इतना ही नहीं, इसी दौर में जो कोई भी सरकार ने प्रमुख तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो भी सौदे किए हैं, जांच उसकी भी होगी। और तो और इस भारत देश के भीतर, संसद के भीतर जो बिना बहस के विधायक लाए गए हैं और उसको पास करा करके इस भारत देश में कानून में उसे तब्दील कर दिया गया, और उसके दायरे में करीब 60 से 70% जो जन विरोधी कानून, चाहे वो मजदूरों को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे आपराधिक तौर की परिस्थितियों को इस भारत देश में सत्ता अनुकूल बनाने को लेकर के हो, जांच उन सबों की होगी। इन जांच के दायरे में एक आंकड़ा आता है, जिस आंकड़ा के जरिए सरकार हर किसी की फाइल तैयार करके यह कहने से कभी घबराती नहीं है कि अब उसके पास फाइल है और उसके साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा छोड़े नहीं। तो सच में भारत देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहली बार चुनाव की परिस्थितियों की जो रेखा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए देश में निकल कर के आ जाई है। बीते 10 साल से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस निशाने पे रही है। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर इस भारत देश की जांच एजेंसियां काम करती रही, तो क्या सब कुछ जांच के दायरे में आ ही जाएगा? अगर सत्ता पलट जाती है तो चुनाव के भीतर का ऐलान क्या यही होता है? या तो इस सत्ता के साथ देश की जनता खड़ी रहे, या जनता इस सत्ता को त्याग दे और हमारे साथ आकर के जुड़ जाए, उसके बाद हम इस किसी को छोड़ेंगे नहीं। कुछ इस प्रकार के आज जब मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था तो एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था, आप कैसे कार्रवाई करेंगे जब नियम कायदे इस दौर में इस रूप में बदल ले गए
कि उसके बाद कोई भी सरकार किसी भी रूप में आए, आप काम उस कानून के अंतर्गत कर ही नहीं सकते हैं उनके खिलाफ। तो राहुल गांधी का जवाब क्या हो सकता है, एक बार आप भी उनको जरूर सुन लीजिएगा कि क्या जवाब दिया। ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। तो क्या पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इस समय राहुल गांधी के हाथों में है, कांग्रेस के हाथों में है? और वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते हैं कि किससे उगाही की गई, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किसको कॉन्ट्रैक्ट के बाद किससे पॉलिटिकल फंडिंग, चुनावी चंदे ली गई, अगर इस आश्रय ब्लूप्रिंट केवल इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं बल्कि पीएम केयर्स फंड को लेकर के भी इस मैनिफेस्टो के भीतर में जब जिक्र है, तो उस मैनिफेस्टो के दायरे के साथ साथ सवाल एक और उठेगा कि आखिरकार पीएम केयर्स में जो विदेशी डोनेशन था वो भी करीब करीब 535 करोड़ का किसने दिया, और जो पूरी रकम थी वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। उस रकम के दायरे में क्या कुछ इस देश के भीतर लिया गया, उसका कच्चा चिट्ठा भी इस दौर में खोलेगा। कितनी बड़ी कीमत राफेल को लेकर के लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ इसीलिए ठप पड़ गया क्योंकि सरकार ने कहा कि दरअसल कीमत कह नहीं सकते, इस पे सुरक्षा का खतरा हो जाएगा। यही जिक्र तो पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर के भी हुआ था कि ये दरअसल भारत देश को सुरक्षा का मसला इससे जुड़ा हुआ है, ये हम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बात समझने की बात है कि आखिरकार लगातार जीरो के बाद एक जगह वहां आकर के अटक जाता है जहाँ पे सरकार ये कहते हैं इस भारत देश की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रवाद की परिस्थितियां हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वहां आकर के ठहर जाती है। लेकिन क्या इस पूरे नई परिस्थिति के भीतर चुनाव के बाद इस मैनिफेस्टो को अगर आप आकलन के तौर पे देखें तो तमाम फाइल एक के बाद एक खोलती चली जाएगी? क्योंकि सवाल इतना ही भर नहीं है, कानून के दायरे में लाभ उठाने वाले वह कौन सा तबका है? वह ईडी है, वह सीबीआई है, वह आईटी है? क्या नौकरशाहों को भी बख्शा नहीं जाएगा? और एक हिसाब से चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थितियां अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के तहत अगर समझी जाए तो एक पूरा का पूरा सिस्टम एक ही झटके में 4 जून के बाद बदलने की स्थिति में आ जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर पर कई बार इस बात का जिक्र किए, आज भी उन्होंने जो जिक्र किया कि 180, 160, 140 उससे ज़्यादा स्थिति नहीं बन रही है, इसीलिए 400 पार का नारा बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन मुश्किल स्थिति इस भारत देश की सियासी की राजनीतिक परिस्थितियों में पहली बार ऐसा नहीं है कि राजनीतिक टकराव 2024 के लोकसभा चुनाव में चरम पर है। पहली बार राजनीतिक टकराव उस गवर्नेंस से जुड़ा है, उस कानून से जुड़ा है, उस रणनीति से जुड़ा है, उस पॉलिसी से जुड़ा है जो इस देश के जरिए संविधान के छत तले चलाने का दावा किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने खुले तौर पर इस देश में संविधान को ही खारिज कर या कानून को ही दरकिनार करके इस देश में गवर्नेंस कैसे चलाई जा रही है इसका जिक्र करता है। और इसीलिए सवालों के जवाब में यह भी कहा कि यह चुनाव मुझे चुनाव नहीं, यह तो दरअसल इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होती है, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या इसके साए तले इस बात का जिक्र अगर किया जाए कि इस भारत देश में जो लोग बैंकों से कर्ज लेकर के भारत से भाग के चले गए, उनको भगाने के पीछे इस देश के बैंक अधिकारी शामिल हो जाएंगे? और उसके साथ साथ सरकार के इशारे पर इसी दौर में बैंक का हर बोर्ड जो था वो राहत और रियायत दे दिया।
चाहे वो विजय माल्या साहब हो, चाहे नीरव मोदी जी हो, चाहे अलग अलग तौर पे कोई भी करप्ट लिस्ट पूरे 50-60 नामों का जिक्र कीजिएगा, करीब करीब आपके सामने बैंकों से करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया कैसे ये लोग लेकर के चले गए, हुआ उनको लाना तो मुश्किल होगा। तो पीछे जो लोग रह गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या किसी मैनिफेस्टो में इससे पहले कभी ऐसा देखा है? इससे पहले का कोई मैनिफेस्टो इस तौर पे नहीं था, सिवाय जो गलत नियम कायदे, जो गलत नीतियां बनी है उसकी जांच की जाएगी। लेकिन पहली बार जांच के साथ साथ इस बात का भी जिक्र होता है कि कानूनी दायरे में हर किसी को लाया जाए। और इतना ही भर नहीं, जो देश में करप्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ये सोच करके कि उनकी फाइल अब बंद हो गई तो उन फाइलों को भी खोला जाएगा, उनके आरोपों की फाइल भी खुलेगी और कानून अपना काम इस भारत देश में शुरू करेगा। तो क्या इन सारी परिस्थितियों के साए तले कॉरपोरेट सीधे सीधे जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां देश में थी, जिसको भेजा और बेच दिया गया, वो अभी करीब करीब 3.5 से 4.5 लाख करोड़ के बीच, जिस कंपनी के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कमाया गया। दूसरा हिस्सा आता है करीब 6 लाख करोड़ का, जो मोनेटाइजेशन के जरिए इस देश के 16 मंत्रालयों ने अपने अपने तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार का या फिर कहे पीएमओ के जरिए इस बात का जिक्र किया, आप इसको लीजिए। और उसके बाद उनका मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पूरी बात थी, 1 लाख ने करीब 100 लाख करोड़ इस देश में यह कह करके बनाई है कि भारत देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के तमाम विकसित देशों से सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। क्या उसके भीतर की नियुक्तियों को भी आप समझने की स्थिति में, अगर यह मैनिफेस्टो कहता है कि हर बात की जांच होगी, तो अंदेशा नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक ऐसी ललकार होती है जिसमें वर्तमान मोदी सत्ता ने आर्थिक तौर पर कितनी बड़ी लूट की। इसीलिए जो फाइनेंशियल मोनोपोली का जिक्र राहुल गांधी आज मैनिफेस्टो को जारी करते समय कर दिया, उसका संदेश बहुत साफ था कि दरअसल यह लड़ाई जो है फाइनेंशियल मोनोपोली के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन वही अगला सवाल होता है कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की भी तो मौजूदगी है। खुद तो प्रधानमंत्री अलग अलग रैलियों में जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत होती है, तो क्या सियासी तौर पर उनके भी निशाने पे है? सबको इस दौर में समझ में आता है कि इस दौर की आर्थिक नीतियां जो है और जो लूट हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के मैनिफेस्टो के भीतर इसलिए उभर करके आती है। इसका जिक्र गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी करते हैं कि इस भारत देश के भीतर अलग अलग प्रांतों के भीतर, अलग अलग समुदाय के भीतर, अलग अलग राज्यों से जो जब उनके निकल रहे थे तो उनकी संवाद इन मैनिफेस्टो के शब्द यानी ये कहे कि बंद कमरों के भीतर मैनिफेस्टो नहीं बनाएगा, बल्कि अलग अलग जगहों पर जो सवाल लगातार निकल करके आ रहे थे उन्हीं सारे सवालों के शक्ल में, मैनिफेस्टो के शक्ल में उसको उतार दिया, लिख दिया है। यानी उस भारत देश के भीतर में ऊपर से नीचे यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो पूरी राहुल गांधी ने किया इस दौर में, क्या एक संवाद सबसे था निकल कर के आ गया कि अगर इस सरकार के खिलाफ सत्ता में लौटने के बाद हर चीज़ की जांच हो और नहीं बख्शने देने की परिस्थिति का खुल्लम खुल्ला ऐलान हो, तो इस भारत देश की जनता इस बात को मानने लगी कि आप कार्रवाई करेंगे। अलग अलग राहत रियायत तो हर मैनिफेस्टो के भीतर दिए जाते हैं और आज भी दिए गए, ये सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक सवाल और था कि दरअसल इस दौर में वोटों के जो ध्रुवीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटजी होगी, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयोग से कर दिया। जब मैनिफेस्टो एक और कांग्रेस का जारी किया जा रहा था, उसी समय राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए कहते हैं कि एक बार आप भी उसको देख ही लीजिए। खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी में इतनी डरे निकाली है, उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना।
तो सुन लिए, धर्म और आस्था का विषय है, भारत देश के राजनीतिक में काफ़ी प्रभावी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही जिक्र नहीं किया, उनको इस बात का पता है कि इनका असर लोगों की अपनी सांस्कृतिक विरासत के और उनकी जड़ों पर, उसी दायरे में देश के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कोई आर्थिक घोटाले का कोई जिक्र करे, जिसका जिक्र कांग्रेस इस दौर में कर रही है। तो क्या यह चुनाव एक हिसाब से इस भारत देश की अर्थव्यवस्था के लूट कहे या फिर कहे फाइनेंशियल मोनोपोली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया, जिसका जिक्र खुले तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वह इस दौर में बहुत बड़ा मुद्दा है? दूसरी ओर राम मंदिर या फिर आस्था या धर्म के आश्रय या भावनाओं के जरिए कोई अलग राजनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव? असल लड़ाई है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में? दरअसल असल लड़ाई इस बार कुछ आगे की है। इस मैनिफेस्टो के भीतर इस बात का ऐलान किया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन, हम इसका विरोध करते हैं। इस भारत देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका रक्षा करना पड़ेगा, राज्य के चुनाव अपने तरीके से हो और उसी तारीख पर हो, उसमें कहीं कोई हेर फेर अगर सत्ता के भीतर आते हैं तो नहीं करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी बात होती है कि इसी दौर में सत्ता में आने के बाद भी किस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता डगमगा जाती है, सत्ता बदल जाती है। पूरा का पूरा खेल करोड़ों के वारे न्यारे के साथ इस भारत देश के भीतर सब कुछ देखा तो मैनिफेस्टो में एक बात का और जिक्र होता है कि 10वीं अनुसूची में संशोधन करने का समय आ गया है और उसके संशोधन के बाद की परिस्थिति होगी कि कोई एक एमएलए हो या एमपी हो, वह जैसे ही पार्टी बदलेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं तीसरी परिस्थिति जो ईवीएम मशीन को लेकर के, उसमें खुले तौर पर ईवीएम को कांग्रेस ने नकारा नहीं, बल्कि जो वीवीपैट की पर्ची से मिलान 100% करने का जिक्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कर दिया। यानी ये कहे सियासी तौर पर आने वाले समय में और वर्तमान चुनाव के समय 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा उफान पे आ जाएगा, अगर इस मैनिफेस्टो के जरिए समझे तो एक चुनौती है, एक धमकी है, एक ललकार है, एक सीधे तौर पे एक्शन मूड होता है। आखिर निशाने पे लेने की किसकी सोच, उसके ठीक बराबर अगर देखेंगे तमाम सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। मसलन इस भारत देश के भीतर अलग अलग समुदाय को लेकर के, खास तौर पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जनगणना जो होती है वो होनी चाहिए। जो आरक्षण का टैग लगा हुआ है 50% का, उसको हट जाना चाहिए। जितने भी रिक्त खाली पद है 1 साल के भीतर उसको भर देना चाहिए। सरकारी और पीएसयू में नौकरी और अधिक होनी चाहिए और नियमित नौकरी लोगों को मिलती चली जानी चाहिए। बुजुर्गों से कहा गया कि आपके तमाम साधारण राहत रियायत छीन लिए गए, लौटेंगे तो सड़क पे भी मिलेगा और रेल में भी मिले। तमाम पैसों का जिक्र खुले तौर पर विधवाओं को 1000 रुपया दे, उसको युवाओं को नौकरी हर हाल में मिलनी चाहिए। इसकी गारंटी पहली बार इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस चुनाव के साथ लेने का जिक्र किया गया। तो इसके भीतर 25 साल से कम जो डिप्लोमाधारी लोग हैं, जो ग्रेजुएट कर चुका है, वो कंपनी के ट्रेनिंग के साथ लगाकर हर महीने करीब 8,250 रुपये उनको मिलेंगे ही, यानी 1 साल के भीतर 1 लाख रुपया हर हाल में मिलेगा। वहीं 30 लाख पद जो खाली पड़ा हुआ वह भी सामने आ जाएगा। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में चला जाएगा। किसानों को एमएसपी गारंटी मिल जाएगी। फसल बीमा किसी भी हाल में 30 दिनों से ज़्यादा नहीं चलेगी, यानी जो किसान कर्ज नहीं लौटा पाता उसके खिलाफ आपराधिक मामला कभी भी दर्ज नहीं होगा। और मनरेगा के भीतर 400 रुपया हो जाएगा, 100 के बदले 100 दिन के बदले 150 दिन। न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन गारंटी करीब 400 रुपये पर डे की हो जाएगी। ये सारी गारंटी कहती है कि इस भारत देश के भीतर हर व्यक्ति की आय करीब 1,46,000 रुपये सालाना हो जानी चाहिए। ये केवल कागज पर नहीं, जीडी के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बैंक में जाने की परिस्थिति उनके साथ जुड़ जाए। यानी एक सवाल और यहाँ पे एक बात होती है कि जो इस दौर में काफ़ी मायने रखता है कि अगर पूरे मैनिफेस्टो को समझे तो हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल हो, और ये सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय भी ये सवाल उठा कि आखिरकार इतना पैसा अगर बांटने के बाद भी इस भारत देश की इकोनॉमी, इस भारत देश का आर्थिक स्थिति, इस भारत देश का विकास अगर पटरी पर रहता है तो अभी तक ये क्यों नहीं इसको बांटा जा रहा है? अगर कहीं ये संभव है तो उस दौर में पैसा कहाँ से आएगा? इसको एक बात में जिक्र किया गया कि दरअसल इस भारत देश के कॉरपोरेट को जितना पैसा दे दिया गया वह खाका ही कहती है कि कैसे संभव है 16 लाख करोड़ रुपया 10 साल के भीतर माफ कर दिया जाए बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े बड़े बिजनेस घरानों का, कॉरपोरेट का, ये कैसे संभव था? ये 16 लाख करोड़ के साथ साथ जो 4-5 लाख करोड़ जो लेकर के भाग गए, उसके बावजूद भी बैंक इस दौर में अब मुनाफे में दिखा रहे हैं। क्या नोट छापने की मशीन इस भारत देश के भीतर काम कर रही है? यानी ये कहे कि इकोनॉमी बैलेंस इस दौर में नहीं है और उसको पटरी पे लाने की ज़रूरत कहीं ज़्यादा इस दौर में हो गई है। मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो सबसे बड़ा सवाल वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के बीच हो रही है, उसके भीतर कहते हैं कि पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए ही यह एक मुनादी हो गई है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के जो नियम कायदे हैं इस भारत देश में चल रहे हैं, वह अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से केवल सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर सत्ता के साथ जो खड़ा हो जाए उसके अनुकूल उसको लाभ पहुंचाने के लिए। तो क्या इस भारत देश के भीतर में सियासी तौर पर राजनीतिक सत्ता ने खुद को देश मान लिया और लड़ती हुई कांग्रेस हो, विपक्ष हो, इस भारत देश के भीतर कोई भी आम व्यक्ति हो, उसकी ज़रूरतें जो है तभी पूरी होगी जब वह इस दौर में जो सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐलान दर ऐलान उसके साथ वो खड़े होंगे, तभी खड़े होंगे। अगर इसी दौर में ध्यान देंगे तो मैनिफेस्टो को पढ़ते समय आपके मन में एक सवाल बार बार दौड़ेगा कि आखिरकार बीते 10 सालों से इस भारत देश के भीतर में नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल अपनी राजनीतिक दल के खजानों को भरा है, केवल अपने साथी कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाया है, केवल अपने साथ खड़े राजनेताओं को राहत रियायत दिया है, केवल इसी दौर में जो जांच एजेंसियां देश में हैं जो कानूनी तौर पर संविधान के तहत जिनको काम करना चाहिए उनका चेक एंड बैलेंस जो बनाना चाहिए, उन्होंने केवल सरकार के लिए काम किया है। इन सारे परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के नौजवान युवाओं के सामने बेरोजगारी की स्थिति होती है और समाज के भीतर असमानता के पैमाने होते हैं। एक नए भारत को उसके भीतर खड़ा कर दिया, जिसको शायद ये मैनिफेस्टो जो कांग्रेस की है इस दिशा में आगे ले जाती है कि सोचना आप ही को है, सोचना आप ही को है कि आपको कौन सा भारत चाहिए, कौन सा इंडिया चाहिए, किन परिस्थितियों में इस भारत देश को चलना चाहिए। मैनिफेस्टो कांग्रेस का एक अद्भुत होता है। इस मैनिफेस्टो के जरिए भारत देश की बदलती हुई राजनीति और 4 जून को देश में 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक संघर्ष की एक अनुगुंज इसके भीतर सुनाई पड़ेगी, जो इससे पहले कभी किसी चुनाव के समय नहीं देखा गया। तो आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर 400 पार का नारा फेल हो गया तब इस देश के भीतर क्या होगा? अगर 400 पार का नारा चल पड़ा तब इस देश के भीतर क्या कुछ होगा? यानी ये कहे वही दूसरी ओर बात करें, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तब देश में क्या होगा? अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी तब कांग्रेस का क्या होगा? इन्हीं सारे सवालों के आसपास इस पूरे मैनिफेस्टो को समझने की ज़रूरत है। बाकी कहते हैं जो खर्च है, जिसमें राहत रियायत और आने वाले समय में भारत देश के कितने स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाएगा, सच ये होता है कि इस राजनीति की, इस देश की अपनी राजनीतिक तले उसको भांपा जाए। इस संघर्ष के साय तले इस पूरा भारत देश रेखा के इस पार या उस पार आकर के खड़ा है और इस भारत देश के 2024 के लोकसभा चुनाव उसी दिशा में आगे बढ़ चला है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर